नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस खास सीरीज में जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है इस सीरीज में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज है जो डीएसएसबी के विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाली सीरीज है। इस सीरीज में जितने भी पिछली परीक्षाओं में, विविध परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर हम एक एक करके बातचीत कर रहे हैं, उन प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार से आपका पिछली क्लासों को प्रेम और स्नेह मिला है, वो ये बताता है कि आप हिंदी में वास्तव में रुचि रखते हैं और हिंदी विषय को आप बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं में आप हिंदी में महारत हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस खास सीरीज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में एक कंप्लेन की कि सर आपकी वॉइस है वो बहुत ही कम आ रही है, तो मैंने कोशिश की है इस बार माइक चेंज करने की, माइक बदलने की कोशिश की है। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि अब की बार जो क्लास आप देखेंगे वो अच्छी क्लास होगी जिसमें आपको प्रॉपरली आवाज, वॉइस आप तक पहुंचेगी। चलिए मित्रों, इस खास सीरीज की शुरुआत करते हैं। आप कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की इस खास सीरीज में आपके लिए ये आज का पहला प्रश्न ये रहा। देखिए मित्रों, जैसा कि हमेशा ही कहा जाता है और सब यूट्यूबर कहते हैं, हालांकि यूट्यूब वाली कोई बात नहीं है इसमें, हमारा काम है आप तक अच्छी चीजें पहुंचाना। हम कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंच भी रही होंगी। तो ये लाइक, सब्सक्राइबर और आपको बहुत बेहतर क्लास लगे तभी कीजिएगा। चलिए, आज की कक्षा का ये पहला प्रश्न है और देखिए पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? सीधा और सिंपल सवाल है। देखो मित्रों, ये जो आप देखते हैं श, एक तो स, ये वाला स देखते हैं आप दोस्तों, एक ये वाला श देखते हैं और एक ये वाला श देखते हैं, और इनको कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण। ठीक है, सुनिएगा। ये स है मित्रों तालव्य। उच्चारण स्थान के आधार पर इस स का हम उच्चारण स्थान क्या बताते हैं? तालव्य। ये स है मूर्धन्य। उच्चारण स्थान क्या है इसका? मूर्धन्य। और ये स, इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों दंते। तो ढंग से समझिएगा, श इसका उच्चारण स्थान तालव्य, स इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य और स सांप वाला इसका उच्चारण स्थान है दंते। ठीक है, तो पूछा क्या है? स षटकोण ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? तो दंतोष्ठे नहीं है दोस्तों, हिंदी में वै वर्ण को दंतोष्ठे कहा जाता है। ठीक है, वै वर्ण को दंतोष्ठे कहा जाता है। दंते मैंने आपको बताया कि दंते यह, इसका उच्चारण स्थान दंत है। कठोर तालव्य दोस्तों, कठोर तालव्य में आपके आते हैं च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। और मूर्धन्य है ये वाला स एक तो, और एक आपका ट वर्ग। कौन सा वर्ग दोस्तों? ट वर्ग। तो एक तो ट वर्ग पूरा का पूरा मूर्धन्य है और एक आपका ये वाला स है, ये भी क्या है? मूर्धन्य है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। देखिए, मैंने कहा श, 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 इनको अंतस्थ कहते हैं। इनके साथ में है भी आता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। है को काकल्य वर्ण कहते हैं, काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्लियर है काकल्य वर्ण है। ये दोस्तों कौन सा है? दंते है। मूर्धन्य षटकोण वाला कौन सा है? मूर्धन्य है। और ये से क्या है? ये तालव्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको पूछा गया है श यानी मूर्धन्य श, मूर्धन्य से इसका सही उत्तर बनेगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखो, जितनी बातें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि चारों ही विकल्प पर चर्चा हो ताकि आपको किसी भी विकल्प में कोई डाउट नहीं हो। दोस्तों, ये चर्चा जरूरी है, बेहद आवश्यक है। देखो, आपको तीन चीजें पता चली अभी। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का पता चला कि इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनके अलग अलग उच्चारण स्थान पता चले कि कौन सा व्यंजन है वो कहां से उच्चारित होता है। तो आपका सही उत्तर भी निकल के आ गया,
ये जो स है ये मूर्धन्य श है। क्लियर है मित्रों? चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। देखिए दोस्तों, सवाल है बहुत बढ़िया सा, शानदार सवाल है मित्रों। क्या सवाल है देखिए, गड़बड़ घोटाला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? देखो, शब्द व्यापार की दृष्टि से शब्द कई प्रकार के होते हैं। उनमें से देखिए कुछ शब्द जो बाहर से आए हैं, यानी फारस वासियों द्वारा गढ़े गए थे और हिंदी में प्रयोगित होने लगे हैं, उनको बोलते हैं हम फारसी शब्द। जैसे आप देखते हैं आवारा शब्द है, आवारा, शक्ल, ये फारसी शब्द है दोस्तों, ठीक है। और संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना दिया जाता है, उसे संकर कहा जाता है। सुनिए, जैसे आप देखते हैं रेलगाड़ी, क्या रेलगाड़ी, और इन दो शब्दों को आपने जोड़ा और फिर बन गया रेलगाड़ी। अब देखिए, अब रेल शब्द तो जो है दोस्तों वो है आपका, रेल शब्द है अंग्रेजी का। कौन से विषय का दोस्तों? अंग्रेजी विषय का है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का है। और गाड़ी शब्द है हिंदी भाषा का, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर के आपने एक ही शब्द बना दिया, इसलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है संकर। क्या कहा जाता है दोस्तों? संकर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। विदेशी, विदेशी में जैसे चीनी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं, इन सभी शब्दों को विदेशी कहते हैं। और जो देश में ही गढ़ लिए गए हैं ऐसे शब्दों को कहा जाता है दोस्तों देशज। और ये जो गड़बड़ घोटाला शब्द है ये आपके यहाँ की उपज है, आपके देसी अंदाज की उपज है, इसलिए इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर है। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के अगला सवाल आपके लिए ये रहा। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? देखो, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सुनिएगा, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। मित्रों क्या कहा हमने? एक कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय, और एक कौन सा? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहा जाता है जो क्रिया या फिर धातु के साथ जुड़ते हैं, धातु के अंत में जुड़ते हैं, उन प्रत्ययों को कहा जाता है कृत। और तद्धित प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहा जाता है मित्रों जो संज्ञा, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, और क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। ये तो बात हुई प्रत्यय की। प्रत्यय कहते किसे हैं? शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अब सुनिएगा अगली बात, यहां पर पूछा क्या गया है, ई प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहला जो उत्तर है इसका, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कैसे राइट आंसर है भाई? राइट आंसर इसलिए है क्योंकि चमेली शब्द में कोई किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं है। इसमें मूल शब्द अलबेला था, अलबेला, और अलबेला में ई प्रत्यय जुड़ करके शब्द बन गया अलबेली। यहां तेल मूल शब्द था और तेल में ई प्रत्यय जुड़ करके तेली बन गया। और यहां माल मूल शब्द था दोस्तों, और माल में जुड़ करके और क्या बन गया? इसका माली शब्द बन गया। तो ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है कि इन सभी में प्रत्यय है। और कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ई प्रत्यय है। किसमें नहीं है? चमेली शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगली बात पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, और क्या सवाल है, देखो कितना जबरदस्त सवाल है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से तद्भाव शब्द का चयन कीजिए। देखो, एक तो होता है दोस्तों तत्सम, और एक होता है तद्भाव। और तद्भाव और तत्सम में अंतर समझिएगा। तत्सम उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोगित होने लगे हैं, उन शब्दों को कहा जाता है तत्सम।
और उन शब्दों को जो संस्कृत के हैं मगर उनका बदला हुआ रूप हिंदी में प्रयोगित होता है, उन शब्दों को कहा जाता है तद्भव। जैसे आपके सामने दोस्तों एक शब्द आ जाए, मान लीजिए आपके सामने आ जाए गोधूम, ये एक शब्द है, तो आपको पूछा जाएगा गोधूम तत्सम है कि तद्भव है। तो ये बिल्कुल ये संस्कृत भाषा का शब्द है, अगर इसको ऐसे कैसे हम हिंदी में प्रयोगित करेंगे तो हम कहेंगे कि ये तत्सम शब्द है। मगर फिर अब इसका आप तद्भव रूप बनाएंगे, यानी इसका बदला हुआ रूप लिखेंगे गेहूं, तो फिर इसको बोला जाएगा ये है तद्भव। क्लियर है? तो तत्सम और तद्भव दोनों पर को फोकस रखना है। तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोगित हो रहे हैं। क्लियर है? और यहाँ पर तद्भव आपको उन शब्दों को बताना है जो संस्कृत के होते हुए भी उनका बिगड़ा हुआ या उनका बदला हुआ रूप हम हिंदी में प्रयोगित करते हैं। जैसे गेहूं हमने करके देखा, इनमें से कौन सा ऐसा है? पूछा क्या गया है? तद्भव पूछा गया है। तो अंगुष्ठ अंगूठे को कहते हैं। आरती एकदम सही इसका उत्तर बनेगा दोस्तों, ये गलत है। एकादशी मतलब 11 है और अनार्य का मतलब अनाड़ी होता है। और इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है मित्रों? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों पर आपका बहुत अच्छे से फोकस होना चाहिए। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ऐसे इसी तरह के सवाल आपको ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप इन सवालों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे करके इनका अध्ययन करें। और ऐसे जितने भी सवाल आपकी पुस्तकों में मिले, आपको कहीं से भी ऐसे सवाल मिले, तो उनका अध्ययन आप बहुत ही सावधानी पूर्वक कर लें। ये प्रश्न आपको परीक्षा में सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत होंगे। सुनिएगा, निम्नलिखित में से कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुबेर का पर्यायवाची पूछा है तो बता भी देंगे सर हम। कुबेर का पर्यायवाची तो सर हमें पता है। कुबेर का पर्यायवाची देखो क्या क्या होता है। इसका पर्यायवाची होता है धनपति, धनपति। इसका पर्यायवाची होता है धनद, धनद का मतलब धन को धारण करने वाला, धन का पति यानी धन का स्वामी। देखो इसका पर्यायवाची होता है किन्नर भी होता है इसका पर्यायवाची। मैं यहाँ पर आपको सीधा ले चलता हूँ। और किन्नर के साथ, किन्नर का मतलब धन और ईश का मतलब होता है दोस्तों पति, और इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द किन्नरेश बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? किन्नरेश। ये भी कुबेर शब्द का है पर्यायवाची। ये देखो, शनदा रात्रि को कहते हैं, यंत्रणा यातना या पीड़ा को कहते हैं, और निर्झर आप जानते हैं झरने को कहते हैं। और इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? किन्नरेश इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी। निम्नलिखित में से कुबेर का पर्यायवाची कौन सा है? इनमें से डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट अगली बात पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है डीएसएसबी का जिसमें पुरुष से संबंधित सवाल ना पूछा गया हो। अब तक मैंने 4-5 क्लासें आपके लिए की हैं, उन सभी क्लासों में एक प्रश्न जरूर आया है। ये निश्चित रूप से आप अपने दिमाग में सेट कर लें इस बात को कि पुरुष से संबंधित सवाल मुझे जरूर पूछा जाएगा। अब पुरुष है भी बड़ा आसान, अब कैसे समझे? देखो मैंने पहले ही बताया है आपको पुरुष के लिए क्या समझना है, आपको कैसे करना है इसका उत्तर दोस्तों आपको इस तरह से बनाना है कि हिंदी में है पुरुष 3 होते हैं। आपको हिंदी में पुरुष का ध्यान रखना, 3 होते हैं। पहला होता है दोस्तों उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का मतलब हमेशा ही कहता हूं कि होता है वक्ता, मतलब कहने वाला, और फिर होता है दोस्तों मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला। मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है? सुनने वाला या श्रोता, सुनने वाला। ठीक है, और एक होता है मित्रों अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में बातचीत की जाए,
जिसके विषय में बात हो। तो यहां पर देखिएगा क्या है, इनमें से पूछा क्या गया है, मध्यम पुरुष, मतलब हमें सुनने वाले के बारे में पूछा गया है। आराम से आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। देखना, उन सभी को यहां लेकर आओ, मतलब वो सब यहां होते तो हम ये कहते तुम सभी यहां आओ। तो इसका मतलब ये सुन नहीं रहे, उन सभी सुन नहीं रहे हैं, ये तो अन्य पुरुष का उदाहरण है, इसलिए ये तो उत्तर नहीं बनेगा। आजकल आप कहाँ, आप सामने मेरे हो, इसलिए मैं आपको आप कह रहा हूं। आप नहीं होते तो फिर मैं आपको आप क्यों कहता भाई, आप मेरी बात सुन रहे हो। तो सुनने वाले के लिए हम मध्यम पुरुष काम में लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखिए, आजकल आप कहाँ रहते हो, ये इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों। मैं कल भोपाल जाऊंगा, मैं मतलब बोलने वाला भोपाल जाएगा, मतलब ये क्या है, ये उत्तम पुरुष है। मुझे स्कूल जाना पसंद है, ये भी बोलने वाला है, इसका मतलब ये भी क्या है, उत्तम पुरुष है। तो इसका सही उत्तर पूछा क्या गया है, मध्यम पुरुष पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर होगा, बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल आपके लिए ये रहा। देखिए क्या जबरदस्त सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है। दोस्तों सामान्यतया काल होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं या 3 भेद होते हैं काल के। और एक होता है आपका वर्तमान काल, एक होता है आपका भूतकाल, क्या होता है, भूतकाल। एक होता है आपका भविष्यत काल। ठीक है, तो सुनिए, बात अभी की हो, क्रिया अभी संपन्न हो, वर्तमान में संपन्न हो रही है, तो वो वाक्य वर्तमान काल के अंदर आएगा या अंतर्गत आएगा। बात पहले हो चुकी है, यानी क्रिया पहले संपन्न हो चुकी है, तो वो वाक्य भूतकाल का होगा। और क्रिया आगे भविष्य में होने वाली है, बाद में संपन्न होने वाली है, तो उसके लिए कौन सा आएगा, भविष्यत काल आएगा। अब पूछा हमें भूतकाल में से गया है दोस्तों, और भूतकाल के हिंदी में 6 भेद होते हैं मित्रों। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, सुन लीजिएगा। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं हिंदी में। एक होता है सामान्य, और आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है दोस्तों आसन्न भूत। क्या पूछा गया है, आसन्न भूत। और आसन्न भूत का मतलब क्या होता है कि जो क्रिया अभी अभी तुरंत समाप्त हुई हो, जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, इसके लिए कौन सा बोला जाता है, आपको आसन्न भूतकाल बोला जाता है, आसन्न भूत। तो सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों, आसन्न भूतकाल, देखना अभी अभी कौन सी क्रिया संपन्न हुई है, आसन्न भूत, इस शब्द पर गौर कीजिएगा। सविता चली गई होगी, ये तो संदिग्ध भूत है, संदिग्ध भूतकाल है। ये तो बात तो पहले की है होने को, लेकिन इसमें संदेह है, ये बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए सविता चली गई होगी संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं, बिल्कुल अभी पढ़ाकर आई है, अध्यापिका अभी आकर के बैठी हैं, लेकिन उससे पहले, तुरंत पहले वो पढ़ा रही थी। ठीक है, इस बात पर चल रुकेंगे, लेकिन उसके पहले आगे के विकल्प और पढ़ लेते हैं। यदि लोकेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। दोस्तों भूतकाल में एक इसका भेद चलता है, जिसको बोलते हैं हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। और ये हेतु हेतु मदभूत का है कारण और कथन, जो जहां आपको नजर आए वहां पर हेतु हेतु मदभूत होता है। यदि लोकेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि आप समय पर आते तो गाड़ी मिल जाती। तो ये इस प्रकार के उदाहरण जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों हेतु हेतु मदभूत के। और हेतु हेतु मदभूत एक भेद है किसका, भूतकाल का। अगला देखिए, नीता हंस रही थी, और ये है दोस्तों अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। अपूर्ण, ये पूर्ण नहीं है, हंस रही थी, मैंने देखा तब वो हंस रही थी, तो ये पूर्ण नहीं हुई थी क्रिया, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल का है। ये हेतु हेतु मदभूतकाल का है। ये चली गई होंगी, ये संदिग्ध भूतकाल का है। और इसका सही उत्तर जो बनेगा दोस्तों, वो बनेगा इसका सही उत्तर अध्यापिका पढ़ाकर आई है। इसका मतलब इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन
बी, विकल्प बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो सवाल है वो देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब शब्द युग्म जो है एक जैसे सुनने में लगेंगे आपको, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। देखिएगा ये बहुत आसान होते हैं, इनको एक बार, दो बार, तीन बार आप रिवाइज करोगे, आप इनको दोहराओगे तो निश्चित रूप से ये आपको क्लियर हो जाते हैं। देखो कुछ शब्द तो इसलिए क्लियर हो जाते हैं कि उनका अर्थ आपको तोड़ करके निकाल लेना चाहिए। अब एक तो शब्द लिखा हुआ है गिरीश, यानी ई की मात्रा छोटी और एक जगह ई की मात्रा बड़ी, और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इसका अर्थ यदि हमें पता चल जाए तो इसका अर्थ निकालते ही एक जगह हमें बाद वाले का अर्थ अगर दिख जाएगा तो हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। देखो क्या देखिएगा, गिरी ईश, गिरी यानी पर्वत और ईश यानी भगवान। सुनिए, पर्वत का भगवान किसे कहा जाता है या पर्वत का राजा किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। ये आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, हिमालय। तो देखना पहले का पता नहीं है आपको, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद वाले का तो आप जानते हैं, इसका अर्थ क्या बनेगा? हिमालय बनेगा। देखो कहीं भी बाद में हिमालय है क्या दोस्तों? नहीं है, एक ही विकल्प में आपको हिमालय दिख रहा है। इसका सही उत्तर क्या कर दें आप? आंख बंद करके इसका सही उत्तर आप ये कर सकते हैं ऑप्शन सी। कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, इसका सही उत्तर आप केवल हिमालय को देखकर कर सकते हैं। इसका अर्थ शिव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका अर्थ आपको ना आते हुए भी इसका संधि विच्छेद करके इसके सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। सवाल बहुत ही शानदार है। देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कर लेते हैं भैया, चारों का ऑपरेशन कर लेते हैं, एक एक को देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, त्रिकालदर्शी ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और कई जगह मित्रों थर्माकोल ऐसे देखने को मिलेगा आपको। थर्माकोल जो अशुद्ध रूप है, ध्यान रखना, ये अशुद्ध है, ये इसका शुद्ध रूप है। हमें पूछा अशुद्ध गया है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। टेलीविजन, ये बिल्कुल ठीक है। कई जगह आपको टेलीविजन ऐसे देखने को मिल जाएगा और वो उत्तर गलत होगा, ध्यान रखना, ये गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है टेलीविजन, ये बिल्कुल ठीक है। ये झुझलाना नहीं होता दोस्तों, ये सभी सही है। इसका मतलब उसने पूछा क्या है? अशुद्ध पूछा है, ये सभी इसके सही है। झुझलाना का शुद्ध रूप बनेगा, वो बनेगा दोस्तों झुंझलाना, झुंझलाना, ये इसका सही शुद्ध रूप है, वो ये है। और इसका देखो आपने यहाँ पर अशुद्ध लिख रखा था, इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। देखो दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, संस्कृत में तीसरा भी होता है, नपुंसक लिंग। वो जो आपको नहीं ध्यान में रखना है, केवल आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आपको दो ही लिंग ही ध्यान रखने हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। अब देखिए, अब पढ़ने मात्र से पता चल जाएगा और शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द इनमें से स्त्रीलिंग और कौन सा पुल्लिंग है। तो पहिया टूट गया, पहिया टूट गया, तो टूट गया ना दोस्तों, टूट गया ना, तो गया क्यों आया? यहाँ पर क्रिया में आ कैसे लगाया है आपने? क्रिया को पुल्लिंग कैसे किया है? क्योंकि ये शब्द भी पुल्लिंग है। चश्मा गिर गया, अब कई विद्यार्थी तो ये कहेंगे सर मेरी चश्मा टूट गई, तो चश्मा मेरी नहीं होता है, मेरा होता है, ध्यान रखना। चश्मा होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा पिस्तौल, और पिस्तौल शब्द जो है वो है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग, याद रखिएगा इसको हमेशा के लिए। ये पिस्तौल शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, और ये धन है, ये पुल्लिंग है। तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला सवाल ये रहा, देखो पढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करो। क्या उत्तर बनेगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हाँ कर लेंगे भैया, ये शुद्ध है क्या? नहीं, इसका शुद्ध रूप तो मेरे भाई क्या बनता? कृदंत बनता।
अभी कृत प्रत्यय पढ़ा है मैंने। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहा जाता है। जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगा हो उसे कृदंत कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर तो ये अशुद्धि है, ये रह और ये री की मात्रा है, इसलिए ये सही है और ये गलत, और पूछा हमें शुद्ध गया है। जीर्णोद्धार ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। प्रतिलिपि कैसे होता सर? प्रतिलिपि इस तरह से होता दोस्त। प्रतिलिपि आपको कैसे लिखना होता है? टी भी छोटा, ली भी छोटा और पी भी छोटा। आप प्रतिलिपि ऐसे लिखें, ऐसे नहीं, ऐसे लिखोगे तो एक नंबर आपका कट जाएगा। छिपकली होता है, छिपकिली नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये इसका शुद्ध रूप है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? विकल्प बी। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट अगली बात पर चलते हैं। ये देखिए सवाल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सवाल है। निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कर लेंगे सब, वाक्यांश है और वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनने में तो आप माहिर हो ही। देखो कैसे चुनते हैं। जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो उसे क्या कहा जाएगा? अरे भाई उदासीन थोड़ी कहेंगे उसे सर, उदासीन तो उसे कहते हैं जिसका मन कहीं भी नहीं लगा हो। जैसे आपने सुना होगा कि एक अम्लीय मृदा होती है, एक क्षारीय मृदा होती है, और जिसका पीएच मान दोनों के मध्य का लगभग 7 पीएच मान वाली जो मृदा होती है वो होती है उदासीन। आप यहाँ पर भी ऐसे ही देख सकते हैं, जो ना इधर की कहता है ना इधर की कहता है उसे कहते हैं उदासीन। तो ये तो नहीं हो सकता। विधि के अनुसार हो उसे कहते हैं विधिवत, यानी कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार हो उसे कहते हैं विधिवत। जो वातावरण के अनुसार हो उसे कहते हैं वातानुकूलित, वातावरण के अनुकूल हो उसे। और इसका सही उत्तर है दध दत्त चित्त। ये ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, दत्त चित्त, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। नीचे दिए गया वाक्य निम्न में से किस क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है? देखो दोस्तों, मैं आपको इसमें थोड़ा आगे तक लेकर के चलता हूं और इस प्रश्न के सही उत्तर तक आप कैसे पहुंचेंगे वो बताया जाए आपको तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनिएगा, पूछा क्या गया है? क्रिया विशेषण। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को तो कहा जाता है दोस्तों विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। विशेषण कहा जाता है। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताने वाले शब्दों को कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहा जाता है। सुनिएगा, अब देखो, यदि आपसे पूछा गया है क्रिया विशेषण अव्यय का भेद, और क्रिया विशेषण दोस्तों एक होता है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं ये भी समझ लो। अव्यय किसे कहते हैं देखिएगा, अव्यय किसे कहते हैं? जिस शब्द पर ना लिंग का, न वचन का, न कारक का, न काल का प्रभाव पड़े, किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़े, उस पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़े, तो ऐसे शब्द को कहा जाता है अव्यय। अव्यय कहा जा सकता है और अविकारी कहा जा सकता है, एक ही बात है। आप अव्यय कह दो चाहे आप अविकारी कह दो। तो अब ए और वे यानी जो खर्च नहीं हो सकता, और ए का मतलब नहीं, जो खर्च नहीं हो सकता ऐसे शब्द को अव्यय बोलते हैं। जिसमें विकार नहीं आ सकता ऐसे शब्द को अविकारी कहते हैं। तो एक ही बात है, अव्यय कह दो या अविकारी कह दो। तो ध्यान रखना, क्रिया विशेषण एक प्रकार का अव्यय होता है। अब देखो क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं वो सुनिएगा बेटा। इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, इसके लिए एक बहुत बेहतरीन शब्द याद रखना है आपको। सुनिएगा, काश पर शब्द याद रखना है और आपको क्रिया विशेषण के भेद पता चल जाएंगे। एक कालवाचक क्रिया विशेषण, एक आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक आपका रीतिवाचक। मूल क्रिया विशेषण होता, यदि इनमें से आगे वाले ऑप्शन अगर हम पढ़ करके इसका उत्तर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका सही उत्तर होता मूल क्रिया विशेषण। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अचानक और से होने के कारण दोस्तों इसमें जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा यौगिक। अचानक और से दोनों की वजह से ये क्रिया विशेषण का रूप बना है, इसलिए उसका सही उत्तर बनेगा यौगिक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अस्थानीय, स्थानीय और मूल क्रिया विशेषण इसमें गलत उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, निम्नलिखित में से उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? और ये उज्ज्वल शब्द दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है, गलत लिखा जा चुका है, तो इसका शुद्ध रूप देख लीजिएगा। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आप ठीक कर लेंगे इसको, उज्ज्वल। और इसमें उज्ज्वल शब्द में संधि कौन सी है? तो आपका संधि का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, विकल्प ए। इसका संधि विच्छेद रूप क्या बनेगा? उत्तधन ज्वल। उत्तधन ज्वल। फिर से आपको रिपीट करके बता रहा हूं, ये है उज्ज्वल शब्द और इसका संधि विच्छेद बनेगा उत्तधन ज्वल। और उसी प्रकार से एक और उदाहरण दे रहा हूं, तत्धन लीन। और इसका जो संधि रूप बनेगा दोस्तों वो बनेगा तल्लीन। तल्लीन। देखो, तय का सामने वाले के अनुसार ही बदल जाना व्यंजन संधि का एक खास नियम है, जिसमें ये नियम क्या है वो सुनना। तय या दय के बाद, तय या दय के बाद अगर तय आ जाए, ज आ जाए और अगर दोस्तों आपका ल आ जाए तो इन्हीं के अनुसार तय भी बदल जाता है, या तय दय भी इन्हीं के अनुसार बदल जाते हैं। अर्धाक्षर है इसलिए ये भी आधा रहता है। तो यहां पर देखिएगा उत्तधन ज्वल बन करके बन जाएगा शब्द उज्ज्वल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? व्यंजन संधि। अब देखना यण संधि में क्या होता है। यण संधि में दोस्तों आपका होता है पहले ई या ई आएगा, या फिर क्या आएगा दोस्तों, उ या उ आएगा, या फिर क्या आएगा, री आएगा, और उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा? असमान स्वर आ जाएगा, और उसके कारण यहाँ कौन सी संधि बन जाती है? यण संधि बन जाती है। और यण दोस्तों स्वर संधि का एक भेद है। दीर्घ संधि में क्या होता है? समान स्वर आते हैं, और समान स्वर जहां हम योग करते हैं वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। गुण में क्या होता है? गुण में पहले ए या आ होता है, और बाद में दोस्तों क्या आ सकते हैं? बाद में ई आ सकता है, उ आ सकता है, और री आ सकता है। ध्यान रखना, ऐसा तो होता है यण संधि में, और पहले ए आने के बाद में अगर ई आ रहा है, उ आ रहा है, री आ रहा है, तो फिर आप बताएंगे वो कौन सी संधि का उदाहरण है। वो गुणस्वर संधि का उदाहरण है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, निम्नलिखित में से उन्मीलन का विलोम शब्द पूछा है। विलोम का मतलब विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? और निरुद्धम, उद्यम का विलोम शब्द है दोस्तों। ये तो नहीं है, ये नहीं है इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है निमीलन। उन्मीलन का अर्थ होता है दोस्तों खुलना, और निमीलन का अर्थ होता है बंद होना, झपकना। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर बनेगा निमीलन, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पीछे एक सवाल तो नहीं गया है, हाँ ये गया है। देखिए, आप बीती शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समास आएगा इसमें। इसका समास विग्रह क्या होगा? आप पर बीती, आप पर बीती। और आप पर बीती, यहां देखिए कारक पर कारक है, और ये पर कारक किस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है? वो होता है दोस्तों तत्पुरुष में। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष में भी यदि आपको भेद पूछा जाए तो यह है अधिकरण का, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सही, इसका सही जवाब बनेगा तत्पुरुष समास।
द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास का मतलब जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। अव्ययी भाव समास मतलब वह समास जिसमें पहला पद प्रधान हो। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उस समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? आपका तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो उसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? उत्तर आपका रहा उत्तरदायी नहीं होता है। उत्तरदायी तो उसे कहते हैं जो जवाबदेह होता है या उत्तरदायित्व जो संभालता है उसे उत्तरदायी कहते हैं। अधिकारी नहीं कहते हैं। अधिकार जिसको प्राप्त हो उसे अधिकारी कहते हैं। अनेकाधिकारी जिस पर अनेकों का अधिकार है या अनेक वस्तुओं पर जिसका अधिकार है उसे अनेकाधिकारी कहते हैं। और एकाधिकार जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो उसे तो कहा जाता है मित्रों एकाधिकार। ये इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म कारक का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है। सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। देखो सवाल आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ही आप उसके सही जवाब तक पहुंच पाते हैं। यदि आपने सवाल पढ़ने में जल्दबाजी की, दुविधाएं होती हैं, फिर नहीं पहुंचा जाता उत्तर तक। तो सुनिएगा, कर्म के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और कारक चिन्ह कौन सा होता है भाई? कारक चिन्ह होता है को। कौन सा कारक चिन्ह होता है? को कारक चिन्ह होता है। अब यहाँ पर सीधा सीधा ही उत्तर मिल जाएगा आपको, तो बहुत आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। माँ बच्चे को, देखो ये मिल गया है। बालक गेंद से, ये से तो भाई क्या है? ये तो साधन है। किससे खेल रहा है बालक? गेंद से खेल रहा है, इसलिए इसको तो क्या किस में रखोगे आप? करण में रखोगे। इसलिए इसका सही विकल्प या सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बनेगा। यहां नीचे देखिएगा, कृष्ण ने राधा को, यहां पर फिर से को कारक चिन्ह आ गया है। राम ने रावण को, यहां पर फिर को कारक चिन्ह आ गया है। सीधा ही इसका उत्तर आपने बना लिया होगा। इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। करेक्ट है मित्रों। चलिए और अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। ये देखिए, अकड़ना निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? देखो दोस्तों, मैंने आपको कर्म के आधार पर क्रियाओं के भेद पहले भी बताए थे। मैं फिर बता रहा हूं कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। और दो भेदों में कौन कौन से मुख्य तौर पर? एक है आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक है दोस्तों अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक में भेद कैसे करेंगे आप, वो सुनो। जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े, कर्ता पर नहीं पड़े, ये तो इसकी परिभाषा है। अब ये पता कैसे चलाएं कर्ता पर पड़ता है कि कर्म पर पड़ता है इसका प्रभाव? अकर्मक जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, कर्म पर ना पड़े, वहां अकर्मक है। लेकिन फिर सुने, जो सकर्मक क्रिया है उसकी क्या खास पहचान है? उसकी पहचान है दोस्तों क्या का उत्तर मिलना। जिस वाक्य में आपको क्या का उत्तर मिल जाए वहां पर समझ लेना वो सकर्मक क्रिया है। जहां क्या का उत्तर आंसर नहीं मिले वहां समझ लेना वो अकर्मक क्रिया है। अब देखना, इसका एक वाक्य बनाते हैं दोस्तों हम। और वाक्य क्या बनाए देखें। हमने एक वाक्य बनाया और उसके आधार पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वह बहुत अकड़ता है, अकड़ता है। अब ये वाक्य बना लिया हमने। अब इसकी जगह हम क्या रख के देखते हैं? वह बहुत क्या अकड़ता है। अरे भाई, अकड़ता है और क्या अकड़ता है, इसका क्या आंसर दोगे बताओ मुझे? इसका क्या उत्तर बनाओगे दोस्तों? वह अकड़ता है, अकड़ता है और क्या अकड़ता है। तो इसका कोई उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए का मतलब सीधा ही आप चले जाए कि ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सही उत्तर बनेगा दोस्तों इसका ए विकल्प इसका सही उत्तर है। सकर्मक क्रिया जिसमें, देखो सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण देता हूं। राधा पुस्तक पढ़ रही है, राधा पुस्तक पढ़ रही है। अब देखना इसका उत्तर मिलेगा आपको। राधा क्या पढ़ रही है भैया? राधा क्या पढ़ रही है। क्रिया से पहले क्या लगा करके आप देख लेंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब राधा क्या पढ़ रही है, उत्तर मिल रहा है पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तक उत्तर आ गया है, इसका मतलब इसमें कर्म है, ये इसका सही उत्तर बन जाता। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है ना, अभी तो अकड़ना शब्द है।
तो नहीं आएगा इसमें, तो अकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक, जहां दो कर्म होते हैं वहां द्विकर्मक क्रिया। जहां एक से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोगित होते हैं वहां पर संयुक्त क्रिया होती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर बना आपका अकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए। और ये लास्ट और अंतिम प्रश्न है, देखिएगा इसको। जिस प्रकार से शब्द बदन का अर्थ शरीर होता है उसी प्रकार से शब्द वदन का अर्थ क्या होगा। देखो दोस्तों, बदन शरीर देह है ना, तो देह कह दो, शरीर कह दो और बदन कह दो, एक ही बात है। उसी प्रकार से वदन किसे कहते हैं। देखो, वद से बना है वदन। वद से क्या बना है दोस्तों, वदन। वो वध अलग होता है और ये वद वद है, और वद का मतलब होता है बोलना। और किससे बोला जाता है दोस्तों, मुख से बोला जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा मुख, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये पुरस्कार एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, लाभ बोझ ये है अपने आप में शुद्ध, यानी वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध है, लेकिन इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा मुख। क्लियर है दोस्तों। तो ये आज कुछ सवाल थे जिन पर हमने चर्चा की, बहुत अच्छे से कोशिश की समझने की। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। मित्रों, आपने पिछली क्लास में कहा था कि सर आवाज़ में दिक्कत आ रही है, तो आवाज़ को मैंने बढ़ाने के लिए माइक चेंज किया है। उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको स्पष्ट सुनाई देगा। और अगली क्लास आप और क्या बेहतर चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बता देंगे। दोस्तों, आप सब उम्मीद कर रहा हूँ क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास पर आप जो प्यार और स्नेह दिखा रहे हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इतना लाड़ दिया है उस क्लास को, पिछली क्लास को, तो उसके लिए भी आपका शुक्रिया। अगली क्लासें आपको और किस तरह से चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता दें। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे वाली क्लास में आपसे फिर बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।